नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग नर जनन तंत्र के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नर जनन तंत्र, ठीक है, मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो देखेंगे दोस्तों, देखा जाए सभी जीवों में जनन का गुण पाया जाता है, यानी कोई भी जीव हो उसमें जो है जनन करने का गुण पाया जाता है। जनन के लिए उनमें एक विशेष तंत्र होता है, ठीक है दोस्तों। जनन के लिए तंत्र पाया जाता है जिसे जनन तंत्र कहते हैं। अब हम लोग जनन तंत्र के बारे में स्टडी करने वाले हैं, समझने वाले हैं। मानव में नर और मादा जनन तंत्र अलग अलग प्राणियों में होते हैं, यानी मानव जो होता है उनमें नर जो है नर जनन तंत्र जो है अलग प्राणी में होता है, मादा जनन तंत्र अलग प्राणी में होता है। जैसे देखा जाए मेल और फीमेल, ठीक है दोस्तों, दो प्राणी हैं, मेल है फीमेल है, ठीक है, पुरुष स्त्री अलग अलग प्राणी होते हैं। तीन में पुरुष में देखा जाए नर जनन तंत्र पाया जाता है, जबकि स्त्री में मादा जनन तंत्र पाया जाता है। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे नर मानव के जनन तंत्र में निम्नलिखित अंग तथा ग्रंथियाँ आती हैं। तो हम लोग जो है नर जनन तंत्र यानी पुरुष जनन तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं, और मादा जनन तंत्र पढ़ने के लिए अगला वीडियो जो है हम बना देंगे। तो चलिए दोस्तों, देखा जाए नर मानव के जनन तंत्र में निम्नलिखित अंग तथा ग्रंथि, यानी कई प्रकार के अंग पाए जाते हैं और ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, उसी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखा जाए दोस्तों वृषण। वृषण जो है एक क्या है, अंग है मानव जनन तंत्र का, पुरुष जनन तंत्र का। तो देखा जाए पुरुष में एक जोड़ी वृषण टेस्टिस, यानी टेस्टिस को भी वृषण कहते हैं। वृषण गुलाबी रंग के धड़ के सामने की ओर दोनों टांगों के बीच में दो छोटी छोटी थैलीनुमा रचना में बंद होती हैं। तो देखा जाए दोस्तों वृषण जो होता है गुलाबी रंग के थैलियों में बंद होता है, टांगों के बीच होता है, आप लोगों को पता है, इतना तो समझ ही रहे होंगे। उधर गुहा के बाहर शिश्वन के पास, शिश्वन आप लोग समझ रहे हैं, पेनिस पास होते हैं। इस थैलीनुमा रचना को वृषण कोश या अंड कोश कहते हैं, जिसके अंदर वृषण सुरक्षित रहते हैं। यानी वृषण जो है क्या होता है, सुरक्षित रहता है। प्रत्येक वृषण दोस्तों लगभग देखा जाए तो 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा व 3 सेंटीमीटर मोटा होता है, ठीक है दोस्तों। प्रत्येक वृषण के अंदर ढीले संयोजी ऊतक की बनी अनेक अत्यंत महीन तथा कुंडलित शुक्रजन नलिकाएं होती हैं, यानी नलिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है दोस्तों। अभी हम दिखा रहे हैं आप लोगों को, जैसे आप देख लीजिए जो नली जो है एक प्रकार से इसमें फैली हुई है, ठीक है दोस्तों। आगे देखा जाए नलिकाओं की जनन कोशिकाएं शुक्राणु जनन की क्रिया के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। इन नलिकाओं के द्वारा शुक्राणु का निर्माण किया जाता है। स्तनधारी जंतुओं, मानव किसमें आता है, स्तनधारी में आता है, में शुक्राणुओं का निर्माण शरीर के आंतरिक तापमान पर नहीं हो सकता है। इसके लिए उन्हें शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान चाहिए ताकि शुक्राणु देर तक सक्रिय रह सकें। इसलिए नर मनुष्य में वृषण शरीर से बाहर स्थित होते हैं। तो शरीर से बाहर जो है वृषण क्यों स्थित होता है, तो आप लोग बताइएगा। मानव का जो तापमान होता है उससे कम तापमान में रहेगा वृषण, ठीक है, शुक्राणु, तभी जो है ज़्यादा समय तक वो क्या होगा, ज़्यादा समय तक जो है संरक्षित रहेगा। जैसे यहाँ देख पा रहे हैं 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का मानव का अगर देखा जाए तापमान जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। अब 37 डिग्री सेल्सियस जो है शुक्राणु को नहीं चाहिए, 2-3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए, यानी 34-34 के करीब, 34 डिग्री सेल्सियस के करीब चाहिए, ठीक है। इसलिए जो है क्या होता है, बाहर होता है वृषण, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए यही है वृषण, यही जो वृषण है जो बाहर पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए ये फिगर है, देखिए
अब देखा जाए दूसरा नंबर जो अंग क्या है, अधिवृषण। अधिवृषण जो होता है ये दूसरा नंबर होता है। जैसे एपिडिडाइमिस, ठीक है, दूसरा नाम है। एपिडिडाइमिस जो है लगभग 6 सेंटीमीटर लंबी, पतली तथा अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है। यह वृषण के अगले, पिछले तथा भीतरी भाग को ढके रखती है। वृषण की अपवाहक नलिकाएं अधिवृषण के शीर्ष भाग में खुलती हैं तथा शुक्राणु विभिन्न नलिकाओं से होते हुए अधिवृषण में आते हैं। एपिडाइमिस में शुक्राणु। तो देखा जाए दोस्तों, यही है, यही अधिवृक है, ठीक है, अधिवृषण, ठीक है। इसमें जो है यहाँ से शुक्राणु आगे चला जाता है, ठीक है। आगे देखा जाए दोस्तों का परिपक्वन होता है, यानी जो जो है अधिवृग में जो है परिपक्वन होता है, अर्थात ये गतिशील होकर अंडाणु का निषेचन करने योग्य हो जाते हैं। यहाँ पर शुक्राणु लगभग 1 महीने तक रहते हैं तथा इसके पश्चात स्वतः नष्ट हो जाते हैं। यानी अगर देखा जाए हस्तमैथुन के बारे में, अगर देखा जाए हस्तमैथुन के बारे में अगर देखा जाए दोस्तों, तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि विषाणु जो शुक्राणु जो होते हैं ये लगभग 1 महीने तक ठीक रहते हैं, जबकि उसके बाद क्या होता है, नष्ट हो जाते हैं। यानी हस्तमैथुन 1 महीने में कर सकते हैं, ठीक है। वैसे भी वो नुकसान हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। आप 1 महीने में हस्तमैथुन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, अगला अंग देख लेते हैं, शुक्रवाहिनियाँ। शुक्रवाहिनियाँ क्या होती हैं? ये संख्या में 2 होती हैं। प्रत्येक एपिडिडाइमिस के अंतिम छोर से एक मोटी लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी शुक्रवाहिनी निकलती है। यह पहले वंक्षण नाल से होकर उदर गुहा में मूत्राशय के पृष्ठ तल पर स्थित अपनी ओर की मूत्रवाहिनी की ओर चारों ओर एक फंदा बनाते हैं, जो बाद में नीचे मुड़कर पास के शुक्राशय की छोटी सी नलिका से जुड़ती हैं। शुक्राणु शुक्रवाहिनी के द्वारा शुक्राशय में पहुंचते हैं। तो देखा जाए दोस्तों, शुक्रवाहिनी कौन सी है? शुक्रवाहिनी की अगर बात किया जाए, यहाँ पे जो है ये जो नलिका निकल रही है ये शुक्रवाहिनी है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, आगे शुक्राशय के बारे में जान लेते हैं। शुक्राशय भी एक अंग है। प्रत्येक शुक्राशय लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी मूत्राशय के पीछे थैलीनुमा रचना होती हैं। इसकी भित्ति ग्रंथिल होती हैं, जिससे एक चिपचिपा द्रव स्रावित होता है, जो शुक्राणुओं के साथ मिलकर वीर्य का निर्माण करता है। यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव ही पुरुष वीर्य का लगभग 60% भाग बनाता है। शुक्राशय से निकलने वाली छोटी सी नलिका शुक्रवाहिनी के साथ मिलकर खलन नलिका का निर्माण करती है, ठीक है दोस्तों। आगे देख लेते हैं, मूत्रमार्ग और शिश्वन। शुक्राशय खलन नलिका द्वारा मूत्राशय के संकरे भाग अर्थात मूत्रमार्ग में खुलता है। मूत्रमार्ग एक छिद्र द्वारा शिश्वन के शीर्ष पर खुलता है। इस छिद्र को मूत्रजनन छिद्र कहते हैं, ठीक है। शिश्वन यानी पेनिस यह स्पंजी मैथुन अंग है। शिश्वन के बीच से ही होकर मूत्रमार्ग गुजरता है, जो शिश्वन के अग्र छोर पर खुलता है। शिश्वन का निर्माण पेशियों एवं रुधिर कोटरों से होता है, ठीक है दोस्तों। आगे देखा जाए, सहायक ग्रंथि यानी ग्रंथियाँ जो सहायता करती हैं। एक सहायक ग्रंथि जो है, पुरुष में विभिन्न सहायक ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जो शुक्राणुओं को जीवित रखने, वीर्य निर्माण आदि में सहायक होती हैं। पुरुषों की प्रमुख सहायक ग्रंथियाँ अग्र प्रकार हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि है, और दूसरा नंबर क्या है? दूसरा है काउपर्स ग्रंथि, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं वृषण के कार्य। वृषण के कार्य क्या है? वृषण के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणुओं का अंडाणुओं से संयोग होने पर ही नए जीव का उत्पत्ति संभव होती है।
ठीक है दोस्तों। अब ये जो है, ये शुक्राणु के जो है भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, शीर्ष या सिर, मध्यखंड और जो है पूंछ या टेल, पूंछ होती है। ये जो है शुक्राणु को क्या है, ये शुक्राणु को जो है क्या है, फिगर है, चित्र है, संरचना है। ठीक है दोस्तों। ये यहाँ जो है ये मानव जनन तंत्र के बारे में हम लोग जान लिए। अब जो है दोस्तों आगे जो है दोस्तों कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं नर जनन से। जैसे देख रहे हैं यहाँ पे, नर का जननांग क्या है। तो नर का जननांग क्या है, वृषण है। जो वृषण जो है क्या करता है, शुक्राणु को बनाता है। अगला देखा जाए, कौन सा हार्मोन लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है। तो लक्षणों को कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन करता है। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला देखा जाए, कौन सा हार्मोन लड़कियों में यौनावस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है। तो स्त्री का भी इस समय देख लेते हैं, बाकी अगले वीडियो में बताएंगे। तो ये एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन जो है यौनावस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है। आगे देखा जाए, आगे जो है दोस्तों 38 नंबर देख लेते हैं। नर में वृषण क्यों उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। अभी बताए हैं, क्योंकि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम चाहिए, यानी 37 डिग्री सेल्सियस से कम चाहिए। कितना डिग्री सेल्सियस कम चाहिए, 2 या 3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए तापमान। ठीक है, इसलिए बाहर होता है। आगे देखा जाए दोस्तों 41 नंबर देखिएगा, किशोरावस्था की अवधि को क्या कहते हैं। तो प्यूबर्टी कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। प्यूबर्टी जो किशोरावस्था की अवधि को कहते हैं। ठीक है दोस्तों।